हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम अरस्तू के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था अरस्तू का जीवन परिचय और अरस्तू का राज पर विचार। तो आज हम इस वीडियो में अरस्तू का परिवार पर विचार देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरस्तू किस समाज के पक्षधर थे? अरस्तू पितृसत्तात्मक समाज के पक्षधर थे। अरस्तू कहते हैं कि स्त्रियों का स्थान घर की चारदीवारी में है। वहाँ जहाँ प्लेटो कहते हैं कि जहाँ प्लेटो स्त्रियों और पुरुषों की समानता के पक्षधर थे, अरस्तू उसके उलट थे। अरस्तू कहते हैं कि स्त्रियों का स्थान घर की चारदीवारी में है। अरस्तू का एक कथन है कि पुरुषों की शोभा आदेश देने में है और स्त्रियों की शोभा उस आदेश को ग्रहण करने में है। अरस्तू ने परिवार के बारे में कहा है कि परिवार जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, दास हों और यही बच्चे आगे चलकर नए परिवार का निर्माण करेंगे। कई परिवार मिलकर गांव का निर्माण होता है और कई गांव मिलकर समाज बनते हैं और फिर समाज से ही राज का जन्म होता है। अरस्तू का राज के बारे में एक कथन है कि राज परिवार व गांव का समूह है। अरस्तू ने परिवार को ही राज्य की इकाई माना है। अरस्तू का एक और कथन है कि परिवार वो होता है जहाँ पर संस्कार विकसित होते हैं। अरस्तू का एक और कथन है परिवार के बारे में कि परिवार मानवता की प्रथम पाठशाला है। अरस्तू ने कहा कि परिवार पिंजड़ा नहीं वरन घोंसला है। अब देखते हैं कि अरस्तू का संपत्ति पर विचार। तो जहाँ प्लेटो संपत्ति का समर्थक नहीं था, वहीं अरस्तू ने प्राकृतिक संपत्ति के समर्थक थे। प्राकृतिक संपत्ति किसे कहते हैं? जिसके उत्पादन में प्रकृति का हाथ होता है। और कृत्रिम संपत्ति किसे कहते हैं? वो संपत्ति जो संपत्ति के द्वारा कमाई जाती है, जैसे सूद लेना, इसे कृत्रिम संपत्ति कहते हैं। अरस्तू ने संपत्ति के कितने प्रकार बताए हैं? तो अरस्तू ने संपत्ति के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक उपभोग। नंबर 2, सार्वजनिक संपत्ति और वैयक्तिक उपभोग। नंबर 3, वैयक्तिक संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग। तो जो पहला है सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग, ये मतलब सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी संपत्ति और उस पर सभी लोग उसका यूज़ कर सके। और जो दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति और वैयक्तिक उपभोग, इसका मतलब है कि संपत्ति तो सरकारी हो लेकिन उसका निजी यूज़ किया जाए। जैसे गवर्नमेंट शौचालय बन जाता है, अगर किसी घर के पास बना है तो वो उसको यूज़ करने के बाद उसमें ताला लगा देता है। तो ये हो गया सार्वजनिक संपत्ति और उसका वैयक्तिक उपभोग। और तीसरी हो गई वैयक्तिक संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग। ये मतलब हमारी निजी संपत्ति है और उसका यूज़ हर कोई कर रहा है। तो ये हो गई वैयक्तिक संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग। अरस्तू इसी तीसरी प्रकार की संपत्ति के समर्थक थे और गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यही है। फिर अब देखते हैं अरस्तू का दास प्रथा पर विचार। तो उस समय यूनानी अर्थव्यवस्था के 2 आधार थे। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 दास प्रथा। कृषि से प्राप्त संपत्ति को सजीव संपत्ति कहा, कृषि से प्राप्त संपत्ति को निर्जीव संपत्ति कहा जाता था और दास प्रथा से प्राप्त संपत्ति को सजीव संपत्ति कहा जाता था। जहाँ प्लेटो ने मौन होकर दास प्रथा का समर्थन किया है, तो वहीं अरस्तू ने खुलकर दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तू कहते हैं कि दासों का उपयोग घरेलू काम धंधों में किया जाएगा और दासों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। अरस्तू ने दासता के भी 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 3 प्रकार। नंबर 1 प्राकृतिक व स्वाभाविक दासता। नंबर 2 दासता स्वामी एवं दास दोनों के लिए हितकारी होती है। और नंबर 3 दासता सामाजिक हित में हो। तो जो प्राकृतिक व स्वाभाविक दासता है, इसमें कुछ लोग जन्म से स्वामी बनने के लिए पैदा होते हैं। जो तेज़ बुद्धि के होते हैं वो जन्म से स्वामी बनने या मालिक बनने के लिए पैदा होते हैं। और कुछ लोग जो जन्म से ही कुछ लोग जो कम बुद्धि के होते हैं वो दास बनने के लिए पैदा होते हैं। और जो दूसरी दासता है, दासता स्वामी एवं दास दोनों के हित में, इसमें कहा गया है
कि स्वामी को कार्य से जब अवकाश मिलेगा और वो अपने चिंतन व अध्ययन कार्य को और अच्छा बनाएगा तो बुद्धिमान स्वामी के संपर्क में रहने से दासों में भी बुद्धिमत्ता आ जाएगी। ये दूसरी प्रकार की दासता है। और तीसरी दासता है, दासता सामाजिक हित में है। तो इसका मतलब है कि जब दास व स्वामी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा तो सामाजिक सिद्धि की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। फिर अब देखते हैं कि अरस्तु का नागरिकता पर क्या विचार है। तो अरस्तु का नागरिकता पर विचार। अरस्तु केवल 10% लोगों को ही नागरिक मानते हैं और 90% को प्रजा मानते हैं। जैसे कि अगर ये एक राज्य में 1 लाख जनसंख्या है तो इसमें केवल 10,000 ही नागरिक होंगे, बाकी सब प्रजा होगी। प्रजा वो होती है, अरस्तु कहते हैं कि जो जिनका राज्य में कोई अधिकार नहीं होता, जिनका राज्य में कोई अधिकार नहीं होता। अरस्तु ने नागरिकता की श्रेणी में किसे किसे नहीं रखा है, तो अरस्तु ने स्त्री, दास, बच्चों को नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा है। अरस्तु का कथन है किसी राज्य में जन्म लेने से या निवास कर लेने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, बल्कि नागरिक वो होता है जो राजकीय एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। अब देखते हैं कि अरस्तु का न्याय पर विचार। तो अरस्तु कहता है कि न्याय जो है सदाचार का पर्याय होता है। किसका पर्याय? सदाचार का पर्याय होता है। पूर्ण न्यायी और सदाचारी व्यक्ति का मिलना संभव नहीं, इसलिए पूर्ण न्याय को धरातल पर लाना भी संभव नहीं, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। अरस्तु ने किस न्याय की बात की है? विशेष न्याय की बात की है। अरस्तु का न्याय पर एक कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। प्लेटो का क्या कथन था न्याय पर? कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने निर्धारित कार्यों को करे तो वही न्याय है, जबकि अरस्तु कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। अरस्तु ने किस न्याय की बात की है? विशेष न्याय की, और उसने विशेष न्याय को 2 भागों में बांटा है। एक हो गया वितरणात्मक न्याय या अनुपातिक न्याय, दूसरा हो गया सुधारात्मक न्याय। तो अब देखते हैं कि वितरणात्मक न्याय क्या है। तो वितरणात्मक न्याय योग्यता पर आधारित है। किस पर? योग्यता पर आधारित है। और इसका संबंध किससे है? व्यक्ति एवं राज्यों के बीच है। वितरणात्मक न्याय वो होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करता है और उसे धन देता है, और राज्य उसी के अनुपात में व्यक्ति को पुरस्कार एवं सम्मान देता है। तो वितरणात्मक न्याय किस पर आधारित है? योग्यता पर आधारित है। जबकि वर्तमान के न्याय का आधार क्या है? आवश्यकता है। अब देखते हैं कि सुधारात्मक न्याय क्या है। तो सुधारात्मक न्याय का संबंध किससे है? राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध से है। अरस्तु कहते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए संविदा को तोड़ता है और ऐसे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या सम्मान को क्षति पहुंचाता है, तो राज्य ऐसे व्यक्ति को दंडित कर समाज सुधार का कार्य करता है। तो ये हो गया वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? अब देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु का न्याय सिद्धांत क्या क्या है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जहाँ स्वकर्तव्य मूलक है और प्लेटो का न्याय सिद्धांत विशुद्ध नैतिक सिद्धांत भी है, वहीं अरस्तु का न्याय सिद्धांत अधिकार मूलक है। और जो है अरस्तु का न्याय सिद्धांत कानूनी होते हुए भी नैतिक है। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे कल के वीडियो में हम बताएंगे अरस्तु का क्रांति पर विचार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।